ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग किसका, सॉलिड स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर कितने का, तीसरे का। ठीक है, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जो कल पढ़े थे ना, यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, मेनली 4 प्रकार, 2 प्रकार थे उसको कितने भागों में डिवाइड कर दिए थे, 4। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, सिंपल यूनिट सेल। क्या पढ़े थे, सिंपल यूनिट सेल। यदि घन के 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होता है, यदि घन के 8 कोनों पर अवयवी कण क्या होता है, उपस्थित होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल। उसके बाद हम लोग क्या बोले थे, यदि 8 कोनों के अतिरिक्त जितना भी 6 फलक है, 6 फलक पर यदि आपका उपस्थित हो क्या, अवयवी कण, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फलक केंद्रित इकाई सेल। क्या बोलेंगे, फलक केंद्रित इकाई सेल, ये था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, अंतः केंद्रित इकाई सेल। अंतः केंद्रित इकाई सेल में क्या होता था, कोनों के अतिरिक्त घन के केंद्र पर भी उपस्थित हो यदि अवयवी कण, तो उसको बोलते थे। और तीसरा था अंत केंद्रित सेल, एंड सेंटर्ड, यानी कि 8 कोनों पर तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा 2 सम्मुख फलकों पर उपस्थित होता है। क्लियर है कि नहीं, 2 सम्मुख फलकों पर, विपरीत फलक पर होता है। ठीक है, यदि ऊपर है तो नीचे, आगे है तो पीछे, अगल है तो बगल। क्लियर है कि नहीं, इस तरीका से। यहां तक क्लियर हो गया था। उसके बाद हम लोग आज क्या पढ़ने वाले थे, ध्यान से देखो। ठीक है, यूनिट सेल के पैरामीटर, हेडिंग डालो, यूनिट सेल के पैरामीटर, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, इकाई सेल के पैरामीटर। यानी कि कोई जो यूनिट सेल रहता है उसको हम लोग नाप जोक करेंगे, ठीक है ना, तो उसके आधार पर ये जो यूनिट सेल होता है वो कितने प्रकार का बन सकता है, वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्लियर है ना। यूनिट सेल का जो पैरामीटर रहता है मेनली कितना रहता है, 2 रहता है, ठीक है ना। एक तो हम लोग को देखना रहता है उसका क्या, लंबाई, क्या देखना रहता है, लंबाई। दूसरा देखना रहता है हमको क्या, कोण। क्या देखना रहता है, कोण। यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं। लंबाई, प्रत्येक भुजा को, एक भुजा को ए, दूसरे भुजा को बी, तीसरे भुजा को सी, समझ आ रहा है कि नहीं। ए बी सी से शो करेंगे भुजाओं को, अक्ष का जो लंबाई रहेगा, ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे कि हम एक यूनिट सेल बना रहे हैं, ध्यान, ये हमारा एक यूनिट सेल है। ये जो यूनिट सेल है ध्यान से समझना, इसका जो ये वाला अक्ष है, ये अक्ष है और ये वाला अक्ष है, ये क्या है, इसका जो लंबाई है, इसके लंबाई को हम लोग किससे शो करेंगे, ए बी और सी से। क्लियर है कि नहीं, ए बी और सी से शो करते हैं। और तीसरा जो रहता है कोण, उसको हम लोग शो करेंगे किससे, अल्फा, बीटा और गामा से। मान लो यहाँ पास का कोण है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फा, यहाँ पास के कोण को क्या बोल रहे हैं, बीटा, और यहाँ पास के कोण को क्या बोल रहे हैं, मान लो गामा। तो यूनिट सेल के कितना पैरामीटर, 2 पैरामीटर, एक तो अक्ष की लंबाई और दूसरा क्या है उसका कोण। अब इसके आधार पर यूनिट सेल जो रहता है, ठीक है ना, क्रिस्टल के ये जो अक्ष का लंबाई है और इसका जो कोण है, इसके आधार पर जो क्रिस्टल तंत्र है उसको कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, 7 प्रकार में। कितने प्रकार में, 7 प्रकार में। कल बताया था इसके बारे में, पूरा डायग्राम भी दिखाया था तुम लोगों को, एक बार बनाते हैं। क्लियर है नहीं, याद करना जरूरी है। ये वाला पार्ट आएगा कि नहीं ऐसा पूछोगे तो नहीं आता है, बहुत रेयर चांस है कि आएगा। क्लियर है, लेकिन हम लोगों को एक सिंगल पॉइंट भी छोड़ना नहीं है। क्लियर है, इतना हो गया क्या। अब ये अक्ष की लंबाई और कोण के आधार पर कितने भागों में क्रिस्टल तंत्र को बांटा गया है, बोल रहा हूं मैं, 7। और सबको याद कर रहे हैं ना मेरे साथ साथ इसको। चलो शुरुआत करें क्या, एक चार्ट बनाना है ना, चार्ट बनाना शुरू करो, चलो ठीक है। देखो सबसे पहले चार्ट में ध्यान देना ना, पहला कॉलम बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा और ये आपका चौथा। ठीक है, पहला इसमें डालो हेडिंग क्रिस्टल तंत्र करके लिखो। इसमें क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होता है, बोलो मैं, 7 प्रकार, तो 7 का नाम लिखेंगे इसमें। उसके बाद क्रिस्टल अक्ष है, क्रिस्टलीय अक्ष लिखेंगे। उसके बाद उनके बीच में अंतर अक्षीय कोण लिखेंगे, अंतर अक्षीय कोण। ये जो ए बी सी बनाए थे ना अक्ष अलग अलग, उनके बीच में क्या देखेंगे, कोण देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जालक केंद्रों की संख्या के बारे में। कितना टाइप का लैटिस पॉइंट हो सकता है या जालक इकाई सेल, कौन कौन सा यूनिट सेल इसमें बनता है। ठीक है, चलो शुरू करें क्या। ट्रिक याद रखना, CTRHMT, क्या बोला था, CTRHMT, CTRHMT। क्लियर है, चलो याद करते जाओ। सबसे पहला जो क्रिस्टल जालक है या क्रिस्टल तंत्र है वो क्या है, क्यूबिक। क्या है, क्यूबिक। क्लियर है। दूसरा टेट्रागोनल, क्या है, टेट्रागोनल।
हेक्सागोनल। तीसरा क्या है? आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक, क्लियर है? उसके बाद है रोम्बहेड्रल। रोम्बहेड्रल। उसके बाद क्या है? हेक्सागोनल। क्या है? हेक्सागोनल। उसके बाद क्या है? मोनोक्लिनिक। क्या है? मोनोक्लिनिक। और उसके बाद क्या है? ट्राइक्लिनिक। कितने टाइप के जालक तंत्र बन गए आपका? टोटल 7। अच्छा, 7 टाइप का बन गया। क्लियर है? शुरुआत करें क्या? सबसे पहला है क्या? क्यूबिक। दूसरा है टेट्रागोनल। तीसरा है आर्थोरोम्बिक। चौथा है क्या? रोम्बहेड्रल। पांचवा क्या है? हेक्सागोनल। छठवा क्या है? मोनोक्लिनिक। और सातवां क्या है? ट्राइक्लिनिक। क्या है? ट्राइक्लिनिक। याद हो गया? CTR HMT। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब क्या देखना है? क्रिस्टलीय अक्ष। कितना प्रकार का क्रिस्टल अक्ष होता था? मैं तुम लोगों को याद करो, अभी क्या बताया हूं? डायग्राम बताया था। ठीक है, ये डायग्राम को ऐसे साइड रख दिए रहते हैं, ऐसे। क्लियर है? कहीं पास रखते हैं, चलो यहाँ पास ऊपर में रख दिया हूँ ना, ऊपर में रख दिया हूँ। ये भुजा है, ये ए भुजा, ये भुजा बी और ये भुजा सी। क्लियर ना? अक्ष क्या है? ए बी सी। और इनके बीच में कोण भी है ना, अल्फा बीटा और गामा। क्लियर है? मान लो, ध्यान समझना, क्यूबिक जो रहता है उसमें ए भुजा बराबर बी भुजा बराबर सी होता है। ए बराबर बी बराबर सी। जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ वैसे ही याद करना है। पहले वाले में ए बराबर बी बराबर सी, दूसरे वाले में ए बराबर बी बराबर नहीं है सी। ए बराबर बी बराबर सी, दूसरा ए बराबर बी बराबर नहीं है सी। उसके बाद ए बराबर बी बराबर सी, ये तीनों नहीं। क्लियर है ना? यानी पहले वाले में तीनों बराबर, दूसरे वाले में ए और बी बराबर, और तीसरा में ए भुजा बी भुजा और सी भुजा। तीनों के तीनों क्या है? अलग अलग। कोई 5 सेंटीमीटर, कोई 7 सेंटीमीटर, कोई 6 सेंटीमीटर, ऐसा टाइप का है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद फिर देखो, ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी, फिर ए बराबर बी बराबर नहीं है सी। उसके बाद ए बराबर बी बराबर सी नहीं, और ये ए बराबर नहीं बी बराबर नहीं सी। ऐसा देखो कैसे कैसे करना है। क्लियर है? पहले बराबर बराबर करना, फिर लास्ट से बराबर नहीं, फिर बराबर नहीं। हो गया? इतना लिखे, इतना समझ आया कि नहीं? जैसे बताया हूं वैसे ही करना है ना। याद करने का तरीका है, ए बराबर बी बराबर सी हो गया, ए बराबर बी बराबर नहीं है सी, ए बराबर नहीं बी बराबर नहीं सी, इतना हो गया। उसके बाद फिर से इसको रिपीट मारोगे, पहला और दूसरा को। उसके बाद लास्ट में बराबर नहीं बराबर नहीं, यानी तीनों के तीनों भुजा बराबर नहीं होते। यहां तक क्लियर है? तो अक्ष वाला कहानी खत्म हो गया आपका। अक्ष वाला कहानी क्या है? पूरी तरीके से खत्म। अब हम लोगों को देखना है इसका कोण के। क्या देखना है? कोण। ठीक है? इसमें याद रखना है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश, यानी तीनों के बीच में यहाँ पास 90 90 और ये 90, तीनों में क्या क्या रहता है? 90 अंश घन में। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा वाले में भी देखो, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर क्या है? 90 अंश। दो याद हो गया, सी और टी। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश। तीसरा वाला भी देखो, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश। शुरुआत के तीनों में क्या है? 90 90 अंश है, तीनों के बीच का कोण। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखो इस वाले में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नहीं है 90 अंश, यानी कि अल्फा बीटा और गामा तीनों 90 अंश के होते नहीं है। ये तीनों शुरुआत में सभी के सभी क्या है? आपस में 90 अंश, लेकिन ये वाला जो रहता है 90 अंश के बराबर होता नहीं है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, उसके बराबर फिर बताओ, ये वाला तो हो गया बराबर नहीं है 90 अंश। उसके बाद बराबर में क्या है? अल्फा बराबर बीटा, अल्फा और बीटा ये दोनों क्या होते हैं? 90 अंश। ये वाला बराबर नहीं है 90 अंश, इस वाले में अल्फा और बीटा क्या है? 90 अंश। लेकिन जो गामा होता है, ठीक है ना, लेकिन जो हमारा गामा होगा, गामा बराबर नहीं है 90 अंश। गामा बराबर नहीं है क्या? 90 अंश। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, यहां तक लिखो, जल्दी 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 करो। कहीं पास गलती थोड़ी की है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा
बराबर नहीं है 90 अंश, सही है। पांचवा अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 अंश, गामा बराबर 120 अंश, सॉरी 90 अंश नहीं है, मतलब गामा बराबर 120 अंश। गामा बराबर क्या होगा 120 अंश। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अल्फा और गामा बराबर क्या है 90 अंश, अल्फा और गामा बराबर क्या है 90 अंश, और बीटा बराबर नहीं है 90 अंश। और सबसे लास्ट है अल्फा बराबर नहीं, बीटा बराबर नहीं, गामा बराबर नहीं 90 अंश। क्लियर है। चलो देखो भाई, याद कैसे करोगे? शुरुआत का तीनों 90 90 90 अंश, शुरुआत को कोई टेंशन है क्या? नहीं। उसके बाद देखो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नहीं है 90 अंश, शुरुआत का 4 हो गया याद। उसके बाद देखो अल्फा बराबर बीटा बराबर 90, गामा बराबर 120। उसके बाद अल्फा और गामा को एक साथ 90 करना। पहले वाले में देखो, इस वाले में क्या करोगे? अल्फा और गामा को 90, बीटा बराबर नहीं है 90। उसके बाद अल्फा बराबर नहीं, बीटा बराबर नहीं, गामा बराबर नहीं 90 अंश। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? चार्ट अपने आप याद हो जाएगा, बस दिमाग लगाना है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद चलो आगे बढ़े। इसके बाद देखो अब ये कैसे कैसे प्रकार का रहता है। ये प्रिमिटिव टाइप का होगा, ये भी प्रिमिटिव टाइप का, ये भी प्रिमिटिव, ये भी प्रिमिटिव, ये भी प्रिमिटिव, ये भी प्रिमिटिव और ये भी प्रिमिटिव। समझ आ रहा है कि नहीं? प्रिमिटिव मतलब कैसा टाइप का रहेगा? सभी के सभी यदि क्रिस्टल तंत्र बनेगा तो सभी के 8 कोनों पर, सभी के 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होंगे ही होंगे। यहां तक क्लियर है? प्रिमिटिव टाइप का तो बनेगा। उसके बाद दूसरा बता रहा हूं, ये वाला बॉडी सेंटर्ड भी बनता है और फेस सेंटर्ड भी बनेगा। बॉडी सेंटर्ड भी और फेस सेंटर्ड, ये बनेगा बॉडी सेंटर्ड। क्या बनेगा? बॉडी सेंटर्ड। ये भी बनेगा बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड याद आया? कौन सा वाला था? 8 कोनों पर और आमने सामने फलक पर। यानी कि ये वाला जो रहता है आर्थोरोम्बिक, माचिस का डिब्बी वाला, ठीक है, वो कितने प्रकार का बना सकते हैं? यूनिट सेल 4 प्रकार का। और घन वाला कितना प्रकार का बना सकते हैं? केवल 3 प्रकार का। इसी कारण जब तुम लोग पढ़ोगे ना, जब पूरा कोर्स में, हमारे कोर्स में ना केवल इसके बारे में पूरा डिटेल दिया है, क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। किसके बारे में डिटेल दिया है? क्यूबिक यूनिट सेल। तो हमको केवल एससीसी पढ़ाया जाता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी पढ़ाया जाता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और उसके बाद क्या पढ़ाया जाता है? लास्ट बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ आ गया? उसके बाद ये वाला एंड सेंटर्ड रहता है, लास्ट से सेकंड लास्ट वाला एंड सेंटर्ड ये बनाता है मोनोक्लिनिक। तो टोटल देखो कितना हो गया? 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो ब्रेवेज जालक की संख्या कितना होता है? कभी भी आएगा क्वेश्चन, ब्रेवेज जालक की संख्या। ब्रेवेज नामक वैज्ञानिक ने खोजा था ना इसको। तो ब्रेवेज जालक की संख्या, जालक की संख्या कितना होता है? टोटल 14। कितना होता है? 14। हो गया? बना लिए सब? चलो पूछते हैं तो अब फिर चल शुरू करें। सबसे पहले, हाँ कुछ नहीं देखना है, चलो सबसे पहले तो क्या आएगा? क्यूबिक, उसके बाद टेट्रागोनल, उसके बाद क्या आएगा? देखो नहीं, कॉपी बंद करो, सब कॉपी बंद करो, तुरंत कॉपी बंद करो। किसी का भी कॉपी ओपन देखा सोच ले रहना, उसको पूरा पूछूंगा एक एक चीज, ठीक है? दिमाग में जोर डालना है बस, ठीक है ना? सबसे पहले है क्यूबिक, दूसरा क्या है? टेट्रागोनल, उसके बाद क्या है? आर्थोरोम्बिक, ठीक है, आर्थोरोम्बिक। उसके बाद क्या है? हाँ रोम्बहेड्रल, रोम्बहेड्रल। उसके बाद क्या है? हेक्सागोनल। उसके बाद क्या है? हाँ HMT, एम ना मोनोक्लिनिक, क्या है? मोनोक्लिनिक। उसके बाद लास्ट में क्या है? ट्राइक्लिनिक। क्या है? ट्राइक्लिनिक। यही तक था, 7 हो गया ना? चलो अब इसके बाद सबसे पहले क्यूबिक। क्यूबिक में सबसे पहले क्या देखे हो? A बराबर B बराबर C। ये A बराबर B बराबर नहीं है C, ठीक है ना? उसके बाद A बराबर नहीं, B बराबर नहीं, C। उसके बाद फिर से ये रिपीट हुआ है, A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर नहीं है C,
और लास्ट में बराबर नहीं, बी बराबर नहीं सी, ये वाला भी बराबर नहीं और ये सी, यही था। इतना सबको याद हो गया है। उसके बाद चलो इसमें चलते हैं ना, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश, यहाँ पास अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश, यहाँ पास अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नहीं है 90 अंश, यही था। उसके बाद यहाँ पास क्या था, अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या था 90 अंश और गामा बराबर क्या था 120 अंश, याद आया। उसके बाद यहाँ पास था अल्फा बराबर गामा बराबर 90 अंश और बीटा बराबर नहीं है 90 अंश, यही था। उसके बाद यहाँ पास बताओ, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नहीं है, यही था। पक्का देख लो, ये देख सब के सब नहीं है ना, ये क्लियर है, याद हो गया। उसके बाद ये सब प्रिमिटिव 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 प्रिमिटिव, लास्ट वाला में ई, सेकंड लास्ट में क्या था ई, क्लियर है। और उसके बाद ये वाला, पहले वाले में ये बी, ये भी बी, याद है ना, और ये वाले में भी क्या है बी, तीनों में था। कहां पास नहीं था, कहां पास गलती हुआ, गामा बराबर नहीं है, ये वाला यहां 90 जगह था। मैं 40 अंश कब पढ़ा डाला हूं भाई, 90 है यार, शब्दों पर ध्यान दो मेरे, लिखता हूं मैं, यहां पास लिख दिया ये हाथी है करके, मतलब ये हाथी है, क्या है ये, कौन बोला रे हाथी है, 2 सूढ़ है इसके हाथी के 1 सूढ़। चलो प्रिमिटिव हो गया, यहां तक क्लियर था कि नहीं जी, ये देखो ना, देखो सब में पी 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 हो गया, पी 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 ऐसे बस जाता है ना ईसीजी, मतलब आदमी निपट गया, ठीक है ना, ऐसा सब प्रिमिटिव टाइप का। उसके बाद शुरुआत के तीनों में बी, उसके बाद यहाँ पास एफ, यहाँ पास एफ भी और ई भी, क्लियर है। तो देख लो 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 हो गया ना याद। जिसको नहीं हुआ है कल 5 बार ये होमवर्क है, बना करके आना 5 बार। अरे नहीं लगता, देखो मैं 5 मिनट में बना लिया, तुम लोग भी 5 मिनट में बना लोगे, वैसे बना लेगी ना, अब भी बना लेना, ठीक है। घट जाना और तुरंत शुरू कर लेना, 5 बार करोगे, उसके बाद वो वार्षिक पेपर में देखना सीधा, हाँ वार्षिक पेपर में आएगा तेरे लिए, त्रैमासिक में देखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ जाए ना, ये क्लियर है कि नहीं। तो क्रिस्टल तंत्र का संख्या टोटल 7, ब्रेविस जालक का संख्या टोटल 14 और इसका 3D एनिमेशन में पूरा डायग्राम देख चुके हैं, क्लियर है ना। आज पढ़ना है एक बार टेस्ट के दिन पढ़ना है, उसके बाद पेपर के पहले एक दिन पढ़ना है। आज एक बार 5 बार प्रैक्टिस कर ले रहना, ट्रिक यदि याद रहेगा, कैसे कैसे किए हो याद करने का तरीका, तो पेपर के एक दिन पहले 2 बार भी लिखे रहोगे ना इसको, तो आराम से याद रहता है। और प्रॉपर कैसे आते हैं ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन आएगा यदि ऐसा आ गया हेक्सागोनल में पैरामीटर को बताओ करके, तो इसका हेक्सागोनल का तुमको याद करना पड़ेगा, CTR HMT, पूरा ट्रिक याद रहेगा ना। तो कौन सा वाला आया था, हाँ ये वाला, A बराबर B बराबर नहीं है C, और इसका अंश इतना होता है, और ये केवल कैसा बनाता है प्रिमिटिव टाइप का, तो केवल ये एक लाइन को पूछेगा, वो पूछेगा तो समझ आ रहा है कि नहीं, स्पेसिफिक वैसे ही आएगा। मान लो ट्राइक्लिनिक कैसे रहता है, ये वाला एक लाइन को बस पूछना है, समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके से तुमको याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग यूनिट सेल में परमाणु का योगदान, हेडिंग डालो, यूनिट सेल में परमाणु का योगदान, क्या योगदान देखेंगे भाई, क्या योगदान होता है यूनिट सेल में परमाणु का, क्या योगदान होता है, ध्यान से देखो। ध्यान देना, हम लोगों का जो पूरा टॉपिक चलेगा ना अब इस चैप्टर में, ध्यान से समझो पूरा चैप्टर, ये कितना प्रकार का होता है बोला हूं मैं 7। हमको पूरा ये चैप्टर बताता है क्यूबिक के बारे में, किसके बारे में, क्यूबिक। हम लोग जितना भी अध्ययन करेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, क्यूबिक। उसमें A बराबर B बराबर C होता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर ले रहा था, इसको भी 10 सेंटीमीटर ऐसे कर रहा था, और सबके बीच में कोण कितना था 90 अंश, क्या था 90 अंश।
तो और ये कितने प्रकार का बनेगा, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार। तो हमको इतने में ही मतलब रखना है। क्लियर है, चलो ध्यान दो। अब ध्यान समझना, जब यूनिट सेल बनता है, ध्यान समझना, मैं इसको कैसे बोला था कि वास्तव में ऐसा नहीं है। हम लोग अवयवी कणों को क्या मानते हैं, गोलाकार। क्या मानते हैं, गोलाकार। असल में क्या है, एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, ये 4 गोला है। 4 ठोक बॉल है, वो येलो वाला स्माइली वाला, ऐसा समझो। 1 2 3 और ये 4, उसके ऊपर 4 और रखे। अब इसको मैं ऐसे क्या करूंगा, कट करूंगा। क्या करूंगा, कट। कट करने के बाद, कट करने के बाद समझ रहे हो, जो पार्ट बचा वो कैसे दिखेगा, क्यूब जैसा। कैसे दिखेगा, क्यूब जैसा। यहां तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि, ध्यान समझना, ये गोला जो है, ध्यान देना ना, यहाँ पास एक ठोक है, ये एक गोला है, ये देख, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। टोटल कितना रहता है कोने पर, 8 ना। ये देखो ऐसा है। वास्तव में ये इस तरीके से भले शो किया हूं, लेकिन रियलिटी में होता क्या है, ये पहला, दूसरा, समझ आ रहा है ना, तीसरा और ये चौथा, ये चारों के चारों आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। क्या है, जुड़े हुए रहता है। लेकिन जब हम लोग इसको यानी कि ऐसे ऐसे संकुचित करके रखे रहते हैं ना, लेकिन हम लोग को बताना है अच्छा खासा थोड़ा डील करना है, तो ऐसा। अब यहाँ पास क्या, ये 1 2 3 और ये 4, क्लियर है ना। जब मैं इसको ऐसे, इसके जस्ट नीचे में और ऐसी है 4 ठोक। अब इसको मैं क्या करूंगा, कट करूंगा। क्या करूंगा, कट। ये ऐसा घन बनेगा, ऐसा घन बनेगा ना। तो देखो ये पूरा जो गोला है, ये पूरा गोला है, ये पूरे गोले का केवल और केवल 1/8 भाग ही बस आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं, कितना भाग केवल यहाँ पास आ रहा है, योगदान कितना दे रहा है, केवल 1/8 भाग। आया समझ में, क्लियर है कि नहीं। मतलब आज मैं टिफिन बॉक्स भी नहीं लाया, ठीक है, ध्यान से समझो। ये ऐसा है तो इसका केवल, इस गोले का कितना केवल योगदान दे रहा है घन निर्माण में, केवल और केवल 1/8। तो ध्यान दो, ऐसा रहेगा कभी भी, तो ध्यान से समझना, यूनिट सेल में कभी भी कोनों पर यदि क्या रहता है, अवयवी कण। कोनों पर क्या रहता है, यदि अवयवी कण, तो कोनों पर यदि अवयवी कण रहता है तो उसका योगदान केवल और केवल कितना रहता है, 1/8। क्या रहता है, 1/8। दिमाग में घुसा, ये कैसे करके बताया हूं मैं, समझ आया कि नहीं। ठीक है, मन की आंखों को खोलो, ठीक है, इमेजिनेशन, लेकिन इमेजिनेशन करवाने नहीं देंगे हम लोग, बता डाले थे 3D में। तो तुम लोग याद करो, कल जो एक देखे थे, तो ये चारों के चारों ऐसे फूलते हैं और पूरा का पूरा एक साथ, एक गोला, ये दूसरा गोला, तीसरा और ये चौथा। अब ये चारों के चारों गोले एक साथ ऐसे लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं जी। अब ये इसमें से बीच में क्या बना रहा है, घन। तो घन ऐसा बना ना, तो ये पूरा टोटल गोले का कितना हिस्सा आ रहा है, केवल 1/8 भाग ही आ रहा है। इस वाले का भी केवल कितना आ रहा है, 1/8। इसका भी टोटल कितना आ रहा है, 1/8। समझ आया। तो अवयवी कण का योगदान कभी भी रहता है किसमें, कोने पर, तो वो कितना आता है, 1/8। किसको किसको समझ नहीं आया, नहीं आया उन लोग हाथ उठाओ, सबको आ गया। दूसरा देखते हैं, कोने पर हो गया। दूसरा देखो, किसके ऊपर हम लोग को देखना है, केंद्र पर। यदि अवयवी कण हमारा यहाँ पास बीचों बीच में उपस्थित है, तो उसको तो किसी से कोई लेना देना नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बीच वाला है। मतलब मैं ऐसे बनाया हूँ, देखो ये एक गोल, ध्यान समझना ना, ठीक है, ये एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा और ये चौथा, 4 ठो गोला है, ये देख 4। इसके ऊपर 5वां 6वां 7वां और 8वां रखा हूँ। मान लो केंद्र पर है तो वो बीच में रहेगा। और ध्यान दो, ये बीच में है ना, ये वाला गोला, क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं। ये एक गोला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, और मैं जो गोला बीच में रखा वो बीच में है, और इसके ऊपर फिर से पहला, समझ आ रहा है कि नहीं। कौन सा गोला, चलो दूसरा कलर दिखाता हूं, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो टोटल 8 गोला है, और बीच में एक करके कितना गोला हो गया, 9। तो देखो ये जो कोंटा वाला था जितना भी, वो कितना योगदान दे रहा है, केवल 1/8। लेकिन जब मैं क्यूब बनाऊंगा, ये देखो फिर क्यूब बना, तो देखो क्यूब के अंदर ये रेड वाला गोला तो पूरा का पूरा अंदर आ गया। मतलब केंद्र पर जो रहेगा वो पूरा का पूरा रहता है, एक का एक, वो कटेगा क्या, नहीं। जैसे टिफिन बॉक्स से दिखाया था ना कल में, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो बीच में है वो तो अंदर में है, मतलब घन भी बनेगा तो आइट साइड ऊपर वाला का कट जाएगा, लेकिन बीच में जो रहेगा गोला वो पूरा का पूरा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। क्या रहेगा, सुरक्षित रहता है। यहां तक क्लियर है। तो केंद्र पर कितना योगदान होता है, केवल 1। नेक्स्ट देखते हैं फलक पर। किस पर देखेंगे, फलक पर। यदि मान लो इस फलक पर है कोई डिब्बा है, ध्यान से समझना, मान लो कोई डिब्बा है, ऐसा समझो कि इसको 3D में इमेजिन करो, ये डिब्बा है हमारा, डिब्बा में यहाँ पास ये फलक है,
इस फलक पर है तो आधा गोला का आधा हिस्सा बाहर है जो कट जाएगा ऐसे, और आधा हिस्सा कहाँ रहेगा, अंदर। क्या रहेगा, अंदर। ये एक फलक का बात हो गया। दूसरा फलक में भी आधा कहाँ रहेगा, बाहर, और आधा कहाँ रहेगा, अंदर। जब घन बनाऊंगा यानी कि आधा हिस्सा ही बस तो आ रहा है ना यूनिट सेल का, आधा हिस्सा बस आ रहा है, तो फलक पर योगदान कितना होता है, 1/2। कितना रहता है, 1/2। और लास्ट याद रखना है कोर। कोर किसको बोलते हैं, ये यदि यहाँ पास उपस्थित है, कोर समझ गए ना, क्लियर है। कोर पर रहता है तो क्या नहीं, तो हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे इनका। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये समझ आया कि नहीं, पहला जो बताया हूँ वो क्लियर है। यूनिट सेल का योगदान करके कभी भी पूछेगा तो कोर पर कितना रहता है, 1/4, कोने पर कितना रहता है, 1/8, केंद्र पर कितना रहता है, 1, और फलक पर कितना रहता है, 1/2। कितना रहता है, 1/2। याद हो गया इतना। अब शुरुआत करते हैं हम लोग किसका, घनीय इकाई सेल। किसके बारे में पढ़ेंगे आप, घनीय इकाई सेल, और किसका कितना योगदान होता है। चलो कॉपी निकालो, लिखना शुरू करो, ये आएगा पेपर में, श्योर है। ठीक है, अभी श्योर रहता है, आता है। ठीक है, ठीक है। कुछ चीजें जब मैं अभी बताऊंगा, ध्यान से सुनो, तो तुमको समझ नहीं आएगा। ठीक है, उसको आगे की क्लास के लिए छोड़ के रखे रहना, अभी बस याद करना है तुमको, समझ रहे हो ना। जो चीज समझ नहीं आएगा उसको बस बोल रहा हूँ, उसको इन फ्यूचर समझेंगे। ठीक है, ध्यान से समझो। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कितना प्रकार का क्रिस्टल तंत्र था, 7। उसमें पहला वाला क्या था, घनीय इकाई सेल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, घनी इकाई सेल। और घनी इकाई सेल में कितने प्रकार का इकाई सेल बनता है बताया हूं मैं, 3। कितना प्रकार का बनता है, 3। सबसे पहले बनता है सरल घनीय इकाई सेल। पूरा फुल फॉर्म पूछता है कई बार पेपर में, सरल घनीय इकाई सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल क्यूबिक सेल, इन शॉर्ट एससीसी। क्या बोलते हैं, एससीसी। क्लियर है। उसके बाद दूसरा होता है आपका क्या, फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल। घन वाला है तो घनीय लिखोगे ना हर बार, फलक केंद्रित घनी इकाई सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। यहां तक क्लियर है। इसको बोलते हैं एफसीसी। क्या बोलते हैं, एफसीसी। क्लियर है। तीसरा है आपका अंतः केंद्रित, जैसे बोलते हैं काय केंद्रित। क्या बोलते हैं, काय केंद्रित घनी इकाई सेल, घनीय इकाई सेल, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसको, बीसीसी। क्या बोलते हैं, बीसीसी। हो गया। तो घनी इकाई सेल कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। सबसे पहला एससीसी, दूसरा एफसीसी, तीसरा बीसीसी। क्लियर है। अब तीनों में हम लोग यूनिट सेल का क्या करेंगे, गणना करेंगे। क्या करेंगे, गणना करेंगे। शुरुआत करें क्या, चलो मिटाऊं। हो गया, चल। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, सरल घनी इकाई सेल। तुम्हारे पेपर में ऐसे ही आएगा। ठीक है, घनी इकाई सेल क्या होता है, इसका वर्णन कीजिए, या घनी इकाई सेल कितने प्रकार का होता है, या फिर ऐसे पूछेगा सरल घनी इकाई सेल क्या है, इसमें इकाई परमाणु से का योगदान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यूनिट सेल में परमाणु का योगदान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सरल घनी इकाई सेल, इसमें क्या लिखोगे, इस प्रकार के इकाई सेल में, ध्यान समझो कैसे लिखना है, इस समझना है, लिखाऊंगा तो नहीं क्योंकि लिखने का काम तो तुम लोगों का है ही। ठीक है, इस प्रकार के इकाई सेल में ध्यान दो, इस प्रकार के इकाई सेल में अवयवी कण केवल और केवल घन के कोनों पर उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है, घन के कोनों पर। यहाँ तक क्लियर है। तो घन का कोने पर उपस्थित है आपका, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इज्जत के साथ ये डायग्राम बनाना है तुमको। क्लियर है। कभी भी आएगा पहले इसका परिभाषा देना। इस प्रकार के घनी इकाई सेल में अवयवी कण, ठीक है, अवयवी कण घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। पहले ये लिखोगे, उसके बाद इसका डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद हम लोगों को क्या करना है, गिनती करना है। क्या करना है, गिनती किसका, परमाणु का।
टोटल हमको 8 नजर आ रहा है, लेकिन क्या वास्तव में ये 8 है क्या? नहीं। क्लियर है ना? तो परमाणु की क्या करना है हमको? गणना। परमाणु की गणना। परमाणु की गणना करोगे तो कैसे करोगे? ऐसा लिखोगे, हेडिंग डालोगे परमाणु, पहले तो परिभाषा लिखोगे, इसका क्या लिखना है? परिभाषा। फिर दूसरा क्या बनाओगे? डायग्राम। उसके बाद परमाणु की गणना। ठीक है, कहां पास है परमाणु? केवल और केवल घन के कोनों पर, घन के 8 कोनों पर है ना, और 8 कोनों पर, और कोनों पर योगदान कितना होता है? 1/8, तो गुणित 1/8। समझ आया? तो चलो योगदान गिनना है, तो घन के 8 कोनों पर है, ठीक है, तो टोटल कितना, ध्यान देना, घन के कोनों, ऐसे लिखता हूं, परमाणु की गणना, तो फॉर्मूला बनेगा घन के कोनों पर उपस्थित परमाणु। घन के कितने कोने हैं? 8। टोटल कितना परमाणु है? मतलब 8 गुणित 1/8, ये और ये कट गया, कितना आएगा? 1। आंसर आ गया क्या? 1। क्लियर है? उसके बाद ध्यान से समझना, कुछ पॉइंट याद रखना। समन्वय संख्या एससीसी का, इसका एससीसी का कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। समन्वय संख्या मतलब कोई अवयवी कण अपने आसपास कितने अन्य अवयवी कणों से घिरा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसका समन्वय संख्या। जैसे कि ये ऐसा लाइन से जमा हुआ है ना, ऐसे, तो इसका चलो समन्वय संख्या बताओ बोलूंगा मैं। इस परमाणु का क्या बताओ? समन्वय संख्या। तो कितने से घिरा हुआ है? 1 2 3 और ये 4, तो इसका समन्वय संख्या कितना है? 4। समझ आ रहा है कि नहीं? तो समन्वय संख्या इसका कितना होता है? एससीसी का 6 होता है। कितना होता है? 6। और उसके साथ साथ संकुलन क्षमता जो रहता है, संकुलन क्षमता 56% होता है। कितना होता है? 52% होता है। कितना होता है? 52%। ये दोनों याद रखो, इसके बारे में पूरा एक टॉपिक चलेगा। समन्वय संख्या करके एक अलग टॉपिक चलेगा, संकुलन क्षमता करके एक अलग टॉपिक चलेगा। इसको याद रखना है, साथ ही साथ याद करना है। परमाणु का योगदान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। ये कंप्लीट हो गया आपका कौन सा? घनीय इकाई सेल। क्या कंप्लीट हुआ? घनीय इकाई सेल। ठीक है, जल्दी 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 करो। लिख लिए? दूसरा है आपका क्या? एफसीसी। ठीक है, इसका क्या दोगे? पहले परिभाषा दोगे। क्या देना है? परिभाषा। ध्यान से समझो, एफसीसी का परिभाषा दोगे तो क्या लिखोगे? इस प्रकार के घनी इकाई सेल में अवयवी कण 8 कोनों के अतिरिक्त अन्य 6 फलक पर भी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। क्लियर है? पहले लिखोगे 8 कोनों के साथ साथ अन्य 6 फलक पर भी उपस्थित होते हैं, यानी कि 8 कोने पर तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा कितना फलक? 6। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। क्लियर है? 6 के 6 फलक पर उपस्थित होता है। ठीक है, इसका भी समन्वय संख्या और संकुलन क्षमता बताएंगे। पहले तो परमाणु का गणना करो, परमाणु की गणना करो। डायग्राम कैसे रहेगा? चलो तो बताओ इसका। ठीक है, ये एक फलक में एक उपस्थित हो गया, ये वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा और ये छठवा। क्लियर है? इस तरीके से डायग्राम बनाना है तुम लोगों को। क्लियर है? अब परमाणु की गणना करना है। परमाणु का जब गणना करोगे तो क्या लिखोगे? कोनों पर उपस्थित परमाणु गुणित क्या करोगे? 1/8। ये कोंटा वाला तो छोड़ेंगे नहीं ना, प्लस क्या हो जाएगा? चलो बताओ। फलक पर उपस्थित परमाणु गुणित क्या करोगे? 1/2, क्योंकि फलक पर उपस्थित का योगदान कितना होता है? 1/2। तो चलो बताओ, कोने पर टोटल कितना परमाणु है? 8। 8 गुणित 1/8, धन फलक पर कितना है टोटल? 6। 6 गुणित क्या हो जाएगा? 1/2, तो कितना आएगा? 8 कम 8 1, और ये धन क्या हो जाएगा? 3। तो टोटल कितना आएगा? 4। तो 4 परमाणु का योगदान होता है। कितने का होता है? 4 परमाणु का। याद रखना, पेपर में सबसे ज्यादा 99.99% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एफसीसी। सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्या? एफसीसी। क्लियर है? तो एफसीसी का हमेशा अच्छे से याद रखना। अच्छा, इसका समन्वय संख्या होता है 12 और संकुलन क्षमता होता है 74%।
कितना होता है 74%। क्लियर है, पहले वाले का 6 था, इसका जस्ट डबल, 6 दूनी 12, और उसके बाद उसका संकुलन क्षमता कितना था 52%, इसका कितना है 74%। सीधा याद रखना है ना, रटो, कुछ चीज रटना है, बाद में बताएंगे क्या क्या चीज होता है। आगे बढ़े, लिखो लिखो लिखो। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। नेक्स्ट आप किस में पढ़ोगे, तीसरा और लास्ट आपका क्या है, तीसरा और लास्ट क्या है आपका बीसीसी, वही बस बचा है ना। बीसीसी का परिभाषा दो तो जी, कोई बीसीसी का परिभाषा कोई दे सकता है क्या, बीसीसी का परिभाषा बता सकते हो क्या कोई? ठीक है, बीसीसी इस प्रकार के घनी इकाई सेल में अवयवी कण कोनों पर और उसके साथ साथ कहाँ उपस्थित होता है, केंद्र पर। कहाँ उपस्थित होता है, केंद्र पर। यहाँ तक क्लियर है, ये लिखोगे। उसके बाद उसका परमाणु का गणना करना है, तो क्या लिखोगे, कोनों पर उपस्थित परमाणु गुणित 1/8, और यहाँ पास क्या लिखोगे, केंद्र पर उपस्थित परमाणु गुणित क्या करोगे 1। योगदान कितना होता है 1 होता है ना। तो चलो बताओ, कोने पर उपस्थित परमाणु टोटल कितना है 8 गुणित 1/8, केंद्र पर उपस्थित परमाणु कितना है 1, 1 गुणित 1, तो क्या आ जाएगा 1 धन 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। क्या आ जाएगा 2। समन्वय संख्या 8 64%। कितना आ गया 64%। हो गया। क्लियर है, चलो तो इन शॉर्ट रिवीजन करते हैं फटाक से, ध्यान से समझने का कोशिश करना और याद भी करना है भाई। तुम लोगों को याद कराने के लिए ही रिवीजन कराया जाता है ना, ध्यान दो यार। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं, एससीसी। क्या पढ़े हैं, एससीसी। दूसरा क्या पढ़े हैं, एफसीसी। तीसरा क्या पढ़े, बीसीसी। ठीक है ना। यहाँ पास क्या होगा, ध्यान दो, यहाँ पास जो अवयवी कण है, ध्यान देना ना, अवयवी कण केवल और केवल कहाँ पास, कोने पर, कोने पर होंगे। यहाँ पास अवयवी कण कहाँ होंगे, अवयवी कण कहाँ होंगे, कोने पर प्लस फलक पर, कोने पर प्लस फलक पर। यहाँ पास अवयवी कण कहाँ होंगे, कोने पर और केंद्र पर, कोने पर प्लस केंद्र पर। यहाँ तक क्लियर है, ये पढ़े। उसके बाद ध्यान समझना, इसका डायग्राम बनाए थे, डायग्राम जब बनाए तो क्या कैसे टाइप से बनाए थे, याद करो। ये एससीसी में, ये रुको, ये एफसीसी के लिए, और ये क्या बनाओगे बीसीसी के लिए, ठीक है ना। जब इसका डायग्राम बना रहे थे आप लोग, ठीक है, तो ये केवल और केवल कहाँ पास उपस्थित है, देखो कोने पर उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है, कोने पर। इसका जब डायग्राम बनाया, कोने पर तो उपस्थित रखे ही रखे, इसके अलावा कहाँ रखे, फलक पर। तो ये एक फलक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। यहाँ तक क्लियर है। और इसमें फिर से क्या रखे, कोने पर 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पास हो गया ये केंद्र पर। क्लियर है, कर लिए। उसके बाद क्या किए, परमाणु का गणना। परमाणु का जब गणना किए तो यहाँ क्या किए, 1/8 गुणित 8 बराबर कितना परमाणु आया, एक परमाणु आया था, यानी योगदान केवल और केवल कितना है, एक परमाणु। यहाँ पास कितना आया, 1/8 गुणित 8 प्लस 1/2 गुणित 6, तो टोटल कितना आया था 4। और इसमें क्या आया था 1/8 गुणित 8, धन कितना था 1 बराबर कितना आया था 1, कितना आया था 2, कितना आया था 2। यहाँ तक क्लियर था। इसके बाद इसमें समन्वय संख्या देखे थे, समन्वय संख्या कितना था इसका 6, इसका कितना था 12, और इसका कितना था 8। क्लियर है। अच्छा, इसका संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता कितना था इसका 52%, इसका 74%, और इसका 64, कितना परसेंट था 64% था। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीका से आप लोगों को अंतर करके याद रखना ना हमेशा, एससीसी, एफसीसी और बीसीसी। सबसे ज्यादा एमपी है क्या, एफसीसी। ठीक है, स्पेशल एफसीसी ही ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर है। और ये तीनों किसका प्रकार है, क्यूबिक यूनिट
सेल का, क्यूबिक यूनिट सेल का। ठीक है, तो कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा आप ठोसों में दोष। क्लियर है, लंबा चौड़ा टॉपिक है, एक दिन में कवर करेंगे, 1 से 1.5 घंटा का क्लास लगेगा कल, अराउंड 1.5 घंटा। ठीक है, और उसमें पूरा कंप्लीट करना है। तो इतना जितना भी पढ़ाया हूँ पूरा लिखा हुआ होना चाहिए कॉपी में और पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं इस साल याद कराते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, क्लास में ही याद करवा डाला ना, ये टॉपिक पूरा 3 बार अलग पढ़े हो, कल उसका वीडियो अलग देखे थे और अभी फिर से इसको कवर किए हैं। क्लियर है ना। वैसे ही मैं तुम लोगों को चार्ट भी बता दिया हूँ, क्रिस्टल जालक तंत्र का 2 से 3 बार तो हम ही लोग लिख लिए, CTR HMT। क्लियर है ना, वही वाला है ना। चलो तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।